सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं चेतना करियर एकेडमी का ये निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहां पर हम रीजनिंग की क्लासें अनवरत लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। और रीजनिंग की क्लास में आप पढ़ रहे थे व्यवहारिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए को एजुकेशन की ये क्लास है। गर्ल्स बॉयज़ मिक्स बैठे हुए हैं, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। उम्मीद है कल से बेहतर क्लास होगी और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। चलते हैं हम बिना देरी किए क्लास नंबर 2 की ओर। उससे पहले हम क्लास नंबर 1 में क्या पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा फीडबैक अपन ले लेते हैं। हमने पिछली क्लास में, जो कि वेन डायग्राम की पहली क्लास थी, तो मैंने आपको कहा था कि वेन डायग्राम पढ़ते समय ये वेन डायग्राम का जो चैप्टर है इसमें 4 सब टॉपिक दे रखे हैं और उसमें हमने पहले सब टॉपिक के ऊपर चर्चा कर ली थी। उसके कुछ सवालों पे हमने चर्चा की थी। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो पिछली क्लास एक बार देख लें। आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाटा के आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में सब पॉइंट नंबर 3 जो हमारा एज रिलेशंस क्वेश्चंस वाले पे डिकर करता है। एज रिलेशन के क्वेश्चन भी कई बार, और ये बहुत सारे विद्यार्थियों का एक प्रश्न भी है। लास्ट विगत भर्ती परीक्षाओं की बात करूं तो हर भर्ती में बीएसटीसी बीएड का जो पेपर होता है, पीटीईटी के नाम से जो जाना जाता है, उसमें एक क्वेश्चन आयु संबंधी अवश्य आता है। तो कई बार विद्यार्थी चर्चा करते हैं कि सर इसमें मैथ्स का सिलेबस नहीं होने के बाद में भी मैथ्स के कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा वो मैथ्स के सवाल नहीं है। अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर एज रिलेशन वाली एक सिचुएशन आती है जिसका पूरा चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ एज के साथ में कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जो मैं यहाँ पर एक एक दो लेके आया हूँ। कुछ मैं आपको यहाँ से कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि भाई डाटा हैंडलिंग की अपन बात करें। यहाँ पर जो डाटा के क्वेश्चंस आते हैं, पीटीईटी, बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस में इनका ज्यादा फोकस नहीं रहता है। आज दिनांक तक कभी इस सब टॉपिक से सवाल नहीं पूछा गया है। फिर भी अपन एक सवाल पर अवश्य यहाँ चर्चा करेंगे जिससे आपके समझ में आ जाए कि सवाल कैसे होते हैं, किस तरीके के आते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। चले अपन अपनी क्लास में। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो डाटा हैंडलिंग वाला क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद में जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है, इसके 4-5 मैंने सब क्वेश्चंस ले लिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, एक ही क्वेश्चन को लेकर के और उसके 4 क्वेश्चंस मैंने यहां पर ले लिए हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इधर आपको नजर भी आ रहा होगा। आ रहा है क्या सभी को नजर? यस। चलिए, सवाल यहां हमने लिया है, इसी सवाल को हम एक बार देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। डाटा का सवाल मतलब ये ऐसा सवाल जिसमें एक सवाल के साथ में 2-3 सवाल आपको अटैच्ड करके दिए जाते हैं, जहां पर एक ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उसी इंफॉर्मेशन से सवाल पुट किए जाते हैं। तो पहले उस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद दिए गए सवालों के जवाब देना होता है। चलिए सवाल की ओर अपन नजर डालते हैं। 7 खंबे हैं, पोल हैं, जो है ए बी सी डी और ई, ऐसे 7 खंबे हैं। कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी जी तक है। इस तरीके से लगाए गए हैं कि 2 खंभों के बीच 1 मीटर की दूरी प्रारंभ से कम होती है। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हर खंबे के बीच में 1 मीटर की दूरी नहीं है। 2 जो खंबे होंगे अनवरत, उनके बीच में 1 मीटर की दूरी प्रारंभ से कम होती जाती है। पहले 2 खंबे जो हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी 10 मीटर है। तो निम्न प्रश्नों के जवाब दीजिए। एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न को घुसेड़ कर वहां से प्रश्न पुट करना, यह डाटा हैंडलिंग कहलाता है। जब हम कभी उच्च लेवल की बात करते हैं तो डाटा सफिशिएंसी पे भी हम एक सवाल पुट करते हैं, जो कि आरएस का एक चैप्टर है। आंकड़ों की पर्याप्तता, वहां पर एक चैप्टर चलता है, उस पर भी हम कभी कभार क्लास जब चलती है तो चर्चा करते हैं। लगभग उसके बराबर नहीं है, क्योंकि वहां पर जो कंडीशंस होती हैं वो 6 से ऊपर होती हैं। यहां आपके 2 या 3 कंडीशंस दी जाती है, क्योंकि लेवल बहुत कम है, लेकिन उसी का जैसा लगभग सिमिलर एक प्रकार होता है। तो जो जो सूचनाएं अनवरत हमें उसे सेट करनी होती है, हम यहां पर भी उसी क्रम में सूचनाओं को सेट करेंगे। पहले इसने कहा कि इसके पास 7 पोल हैं, 7 खंबे हैं, और ये 7 खंबे इस प्रकार लगे हुए हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये 1, 2, 3,
4, 5, 6 और 7। इस प्रकार ये खंबे लगे हुए हैं बेटा, 7 खंबे हैं। और खंबों का नाम इसने डिक्लेयर कर रखा है कि जो खंबे हैं वो ए से लेकर के जी तक हैं। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये लास्ट वाला क्या है बेटा। इस प्रकार ये बिजली के पोल हो सकते हैं या फिर किसी तार को लगाने के लिए कोई बाड़बंदी जब अपन करते हैं वहां भी पोल लगाते हैं, वो पोल हो सकते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है प्रारंभ से। मतलब प्रारंभ में जो दूरी होगी उससे 1 मीटर, अगले में कम, फिर अगले में कम, फिर अगले में कम, इस प्रकार कम होती जाती है। लेकिन इसने एक बात और कह दी कि दो खंबे जो पहले थे ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर है। मतलब ए से बीच की दूरी जो है वो कितनी है बेटा 10 मीटर, मीटर में दे रखी है। आगे जैसे जैसे अपन चल रहे हैं हर खंबे पे 1 मीटर की दूरी कम हो रही है। तो जब यहां 10 है तो यहां कितनी रहेगी 9, यहां कितनी रहेगी 8, यहां 7, यहां 6 और यहां 5। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि खंबे 7 होंगे तो स्लॉट हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनेंगे। जितने पोल होते हैं उससे स्लॉट एक कम बनता है। ठीक है, ये जो तीनों इंफॉर्मेशन दे रखी थी उन तीनों को हमने यहां पर डिनोट कर दिया। क्या इंफॉर्मेशन थी, 7 खंबे हैं, हमने 7 खंबे बना दिए। ए और बी पहले जो खंबे हैं उनके बीच की दूरी 10 मीटर है, हमने लिख दिया। और तीसरी इंफॉर्मेशन थी कि उससे आगे चलते हैं तो हर खंबे के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है, तो हमने उसी क्रम में लिखा है 10, 9, 8, 7, 6 और 5। ये हमने हमारा जमा दिया है। सवाल पहला किया इसने, पहले खंबे ए और आखिरी खंबे जी के बीच की दूरी क्या है। यहां से ए से लेकर के जी के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहोगे यहां से यहां तक 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40 और 5 45। इसका आंसर आएगा 45 मीटर दे रखा है इसलिए मीटर में आंसर आएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में, आपका आंसर आएगा इसमें 45 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। यदि एक कौवा खंबे जी से उड़ करके खंबे सी तक आता है, एक कौवा है और वो कौवा जो है खंबे जी से उड़ना चालू करता है। कहां से उड़ना, मतलब यहां से उड़ना चालू करता है और यहां तक आता है, यहां आकर के इस पोल पर बैठ जाता है। ठीक है, तो वह कितनी दूरी पार करता है, तो आप इधर से काउंट करना शुरू करोगे। यहां से यहां आता तो 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26। इसका आंसर आएगा बेटा 26 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है 26 मीटर। दूसरे का आंसर आ जाएगा बेटा 26 मीटर। सवाल नंबर दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, चलें तीसरे की ओर। इनमें से मोहन एक खंबे जी को हटाने का फैसला करता है। मोहन ने फैसला किया कि जो खंबा नंबर जी है उसको हम हटा देते हैं। मतलब इस खंबे को इसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बोले इसको हटा देते हैं, हटा दिया। अब ये कहता है और सभी खंभों के बीच में बराबर दूरी पर शेष खंभों को रखता है। शेष जो खंबे हैं ना, अब इनकी दूरी 10 9 8 7 नहीं रखता है, बराबर दूरी कर देता है। मतलब वो पोलो को ये ऐसे करता है, दोबारा से री रेक्टेंगल करता है। लेकिन अब की बार वो क्या करता है, ए को रख लेता है, बी को रख लेता है, सी को रख लेता है, डी को रख लेता है, ई को रख लेता है और एफ को रख लेता है और जी को हटा देता है। किसको हटाया, जी को। बेटा जैसे ही जी को हटाएगा तो लास्ट दूरी यहां तक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये हट जाएगी। हटेगी या नहीं हटेगी। जब इसको हटा दिया तो अब हमारी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40। मतलब यहां ए से लेकर के एफ तक की टोटल दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 40 मीटर है सर। और उस 40 मीटर की दूरी में खंभों को समान दूरी पर वो लगाता है। तो समान दूरी पर लगाने के लिए स्लॉट कितने बनाएगा, 1 2 3 4 और 5, और बराबर दूरी रखेगा तो इनके स्लॉट की डिस्टेंस क्या होगी, दो खंबे के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे 40 में 5 स्लॉट लेता है। इसका मतलब हर 8 मीटर की दूरी पर एक खंबा लगा देता है। हो गई क्या 40। तो यहां पर दो खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, हमारा आंसर आएगा 8 मीटर। एक सवाल नंबर लास्ट पे भी अपन बात कर लेते हैं।
सवाल नंबर लास्ट ये कहता है कि इन खंभों में से डी खंबे को हटाकर, अब की बार खंबा कौन सा हटाया, डी। जब कभी भी हटाने की बात करेगा तो पुरानी सिचुएशन से हटाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें से डी को मत हटा देना, हटाएगा इसमें से। डी को हटा दिया, अब की बार जी को रख लिया होगा उसने, किसको हटाया है, डी को हटा दिया। सभी खंभों को उतनी ही दूरी में, समान दूरी पर लगाया जाए। दूरी उतनी है जितनी प्रारंभ में थी। प्रारंभ में कितनी थी, पहले क्वेश्चन में आंसर था ये ए और जी के बीच में 45 थी। ये कह रहा है डी को तो हटा रहा है और बाकी सभी खंभों को समान दूरी पर रख रहा है, उतनी ही दूरी में समान दूरी पर लगाता है। तो अब की बार डी इसने हटा दिया बेटा, तो अब की बार हमारे पोल इस प्रकार रहेंगे, ये ए, फिर यहां बी, फिर यहां सी, फिर यहां ई। डी को हटा दिया है, डी को हटा दिया है। सी के बाद में आएगा ई और एफ और जी, ऐसे ही रहेंगे ना, नहीं वो पहले सवाल में था, लास्ट सवाल में जो चीज कह रहा है उसी पे हमें चलना है। इन खंभों में से डी खंबे को हटाकर, वो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है जो सवाल ने दे रखी है। अब की बार हमें किसको हटाना है, डी को। हमने डी को हटा दिया, सभी खंभों को उतनी ही दूरी में, इतनी ही दूरी का मतलब है समान जो पहले दे रखी थी। पहले कितनी दूरी थी, 45, समान दूरी पर लगाया जा। जब बेटा ये यहां से यहां तक 45 है और हमें 1 2 3 4 और 5 बराबर स्लॉट लेने हैं, तो 45 में 9 का भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस है पर खंबे के बीच की, वो कितनी आ जाएगी बेटा, 5 खंबे हैं, 5 कितने हैं, 5, और दूरी 45 है, तो 9 9 9 9 और 9। अब हर खंबे की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 9 मीटर दे रखी है, तो मीटर। बात आ गई समझ में। ये एक मैंने डाटा हैंडलिंग का सवाल, बहुत छोटा सवाल लिया था, आपके बीएसटीसी पीटीटी के लेवल से लिया था। इसमें लेवल इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने यहां पर यदि सवाल आ भी गया तो इसी लेवल का सवाल पूछा जाएगा, इससे आगे के लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। डाटा के सवाल ऐसे ही सवाल आएंगे, इसमें किसी प्रकार के कोई विशेष सवाल आपके आते नहीं है। पहली बात तो पीटीटी बीएसटीसी में ये आता नहीं है, राजस्थान पुलिस में आज तक नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल आपको याद जरूर रखना चाहिए, क्या पता आ जाए तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं सब टॉपिक मैथमेटिकल, जो हम सिचुएशंस पढ़ रहे थे अर्थमेटिकल रीजनिंग की, उसमें मैथमेटिकल सिचुएशंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 सब टॉपिक पूरे कर लिए हैं। पहला सब टॉपिक हमने पहले पार्ट में पूरा किया था। आज दूसरे पार्ट के प्रारंभ में हमने एक क्वेश्चन को लेकर के डाटा हैंडलिंग वाले सवाल देखे हैं। अब हम चलते हैं तीसरा सब टॉपिक, जिसमें है एज रिलेशंस वाले क्वेश्चंस। उसमें आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के साथ में कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन और छुपे रहते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट जो हमारा मेन था, वेन आरेख। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिए यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो कौन कौन सी प्रश्नावली से लिए जा सकते हैं, पहले तो मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। सवाल आपके औसत से लिया जा सकता है, तो हम थोड़ी सी बात औसत की भी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार एक सवाल कम से कम पूछा गया है, इसलिए आप इस चीज को डिनोट करें। एक सवाल हम औसत का भी यहां पर निकालेंगे, एक सवाल हम आयु संबंधी का यहां पर निकालेंगे। बिल्कुल मैं एक एक सवाल पे चर्चा करूंगा, 1-2 से ज्यादा सवालों पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। एक औसत का हम यहां पर देखेंगे, थोड़ा सा आयु का हम यहां पर देखेंगे, अनुपात का हम यहां पर देखेंगे, मिश्र समानुपात का यहां पर हम एक सवाल देखेंगे, मिश्र समानुपात का एक सवाल हम यहां पर देख लेंगे। ठीक है, और एक सवाल हम प्रतिशत का भी यहां पर देख लेंगे। मोस्टली टॉपिक मैंने आपके ले लिए हैं जिनसे एक प्रश्न उठ करके आता है, थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस में हम समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर यदि हम बात देखें तो एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट की कुल संख्या 480 है। ऐसे प्रश्न यदि आप कभी गणित में पढ़ेंगे तो अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली में आते हैं, जहां पर सिक्कों का जिक्र होता है, जहां पर दूध और पानी के मिश्रण का जिक्र होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक वस्तुएं कुछ अनुपात में लेकर के मिला दी जाती है उनका जिक्र होता है, या फिर कुछ अनुपात का जिक्र होता है। अनुपात की यदि मैं चर्चा करूं पहले क्रम पर, अभी मैं आपके सामने अनुपात की चर्चा कर रहा हूं, तो अनुपात कभी भी, अनुपात के बारे में 3 बात आपको याद होनी चाहिए।
अनुपात कभी भी निर्धारित या निश्चित संख्या नहीं होती है। यह एक मान होता है जो अनुपात के रूप में लिखा होता है, वास्तविक संख्या इसके मान को निर्धारित करती है। जैसे मैंने कहा 3:5, इस 3:5 का मतलब होता है बेटा, जब तक कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगी आगे, तब तक इसका मान निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका मान 30 हो सकता है, 50 हो सकता है। 3 का मतलब 5 का गुणनफल 3 पंजे 15 और 25 भी हो सकता है। क्या ये भी रेशो 3:5 ही है क्या? ये रेशो कई बार, जैसे 300:500 लिख दूं मैं, बात एक ही है। 3000:5000 लिख दूं, एक ही बात है। 6:10 लिख दूं, बात एक ही है, क्योंकि इसको भी 2 से काटेंगे तो 3:5 आएगा। कहने का मतलब अनुपात वाली संख्या जब तक चलेगी, क्या हुआ है? चलिए, अनुपात का मान कभी भी निर्धारित या फिक्स नहीं होता है, पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है। बात नंबर दूसरी पर मैं चर्चा करता हूं। तो दूसरी बात हमारी क्या है? जो हमारा अनुपात होता है ये A:B के फॉर्म में है, मान लीजिए, तो इस A:B को हम A/B भी लिख सकते हैं। मतलब 3:5 को मैं 3/5 भी लिख सकता हूं, या 3/5 को रिवर्स करके 3:5 भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? A:B को A/B के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और तीसरी बात, अनुपातों को मिलाने का एक क्रम होता है। जैसे मैं कहूं A:B बराबर हो 2:3 और B:C बराबर हो 3:4, तो A:B:C बराबर क्या होगा? ठीक है। ऐसी स्थिति में बेटा A:B:C, जिसका अनुपात जो है बना हुआ है उसको उसी के नीचे रख देते हैं। सबसे पहले A:B में A का मान 2 था और B का मान 3 था, 2 के नीचे 2 रख दिया, 3 के नीचे 3 रख दिया। B का मान 3 है और C का मान 4 है दूसरे स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में हमने 3 और 4 रख दिया। अब इसी से ऐसी है बेटा, जैसे B का अनुपात 3 ही तो लिखा है। यहां ये स्टेप जैसे चलेगी उसी स्टेप पे अपन को रखना है। ये फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट में रखना है, सेकंड है तो सेकंड में, थर्ड है तो थर्ड में, 4 है तो फोर्थ में, ठीक है। चलिए, अब ऑब्वियस कुछ ऐसी जगह रहेंगी जहां पर आपको खाली नजर आएगा, तो उसी रो में देख लेना, यदि किसी अंक के पीछे खाली है तो उसी अंक को रख देना, किसी अंक के आगे खाली है तो उसी अंक को रख देना। जैसे यहां पर इस 3 के पीछे खाली है तो यहां 3 रख देंगे, इस 3 के आगे खाली है तो यहां पे 3 रख देंगे। यदि मान लीजिए सपोजिंग यहां 5 होता तो इसके पीछे भी क्या आता? 5 आता। यहां 9 होता तो इसके आगे भी क्या आता? 9 आता। जिसके आगे खाली वहां पर सेम रिपीटेशन, पीछे खाली उसके आगे वाला सेम। इनको सबको गुणा कर लेते हैं, 4 तिये 12, 3 तिये 9 और 2 तिये 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। अनुपात वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो किसी एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए। अब यहां ऐसी कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा जिसका भाग जा रहा हो। देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, 3 का भाग इसमें जा रहा है ना, 3 दूनी के 6, 3 तिये 9 और 3 चौके 12, तो A:B:C का मान हमारा 2:3:4 हो। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे उसी सवाल पर, उसमें थोड़ा सा सवाल में जो जिक्र हमने किया था उसी जिक्र की तरफ मैं चल रहा हूं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट है, और आगे दे रखा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। एक सिक्के वाला सवाल भी मैं लूंगा, इसमें 2 प्रकार की कंडीशन घटित होती है। या तो यूं दे देगा 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट कुल रुपए 480 हैं। एक तो इधर नोट देकर के इधर रुपए दे दे, और एक इधर नोट देकर के उधर भी नोट दे दे। ये कहते 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कुल 40 नोट हैं, तो नोट के सामने नोट दे दे या नोट के सामने पैसे दे दे। यदि नोट दे रखे इधर पैसे दे रखे, एक्चुअल में एक बात मैं आपको बता देता हूं, इधर जो संख्या होती है उसको हम लिखते हैं अनुपात वाली संख्या। कौन सी वाली? अनुपात वाली संख्या। और इधर जो संख्या होती है उसको हम लिखते हैं बेटा वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो रियल फैक्ट है। वास्तविक संख्या में हमें दे रखा है कि 480 रुपए हैं। कितने रुपए हैं?
480 रुपए हैं। और यहां पर हमें दे रखे कि नोट हैं, और नोट भी कैसे, रुपए, फर्स्ट में 1 रुपए का नोट है, रुपए 5 का नोट है, और रुपए 10 का नोट है। अब देखिए बेटा, ये 1 रुपए का नोट है, ये 5 का है, ये 10 का है, और टोटल रुपए हमारे पास में 480। यदि यहां टोटल रुपए हैं तो हमें इनका रुपए बनाना है, और यहां पर नोट होते तो नोटों के बराबर कर देते। या मान लीजिए कह देता 32 नोट है, तो हम कहते 10 और 5 15 और 16 बराबर है 32 के। लेकिन यहां पर पैसे दे रखे, तो हम सबसे पहले इनको, जो नोट दे रखे हैं, इन नोट्स को हमें रुपए में बदलना है। किस में बदलना है? रुपए में बदलना। ठीक है, देखिए बेटा, यदि मान लीजिए ये 1 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, और ये 10 रुपए का है, यदि तीनों हमारे पास में एक एक नोट होते, इसको रुपए में बदलते हैं, ये एक नोट होता तो ये कितने रुपए बनते? 1। ये भी एक नोट होता, कितने रुपए बनते? ये भी एक नोट होता, कितने रुपए बनते? यदि हमारे पास तीनों की संख्या बराबर होती, क्योंकि इसने दे रखा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, यदि हमारे पास में तीनों नोट एक एक के होते तो हमारे पास कुल रुपए कितने होते? 16 होते या नहीं होते? 1 रुपए का एक नोट, 5 रुपए का एक नोट, 10 रुपए का एक नोट, टोटल रुपए कितने होते? 16। यदि एक एक होते तो 16 होते, तो 480 रुपए बता रहा है। हमारे यहां रुपए आ रहे हैं 16, काट दें 16 एकम 16, 16 × 48। एक का मान कितना आ गया बेटा? 30। एक का मान कितना आ गया? 30। जब एक का मान 30 आ गया तो यह कह रहा है कि उसके पास कुल नोट कितने हैं। तो यदि हम बात करें तो बेटा मेरे को बताओ, एक का मान 30 है तो ये रुपए 30 है। भाई एक का मान 30 है तो एक का मान यहां 30 होगा। ये एक का मान 30 है तो 5 का मान 150 रुपए होंगे। ये इसका मान 30 है तो ये 300 रुपए होंगे। क्या हम इन रुपए को एक बार जोड़ करके चेक करें तो 300 और 150 450 और 30 480 रुपए हैं क्या? लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। हमें पता है प्रत्येक प्रकार के 30-30 नोट हैं इसके पास। कितने हैं? 30, क्योंकि एक का मान कितना आया? 30, और हमने ये एक एक ही माने थे कि भाई ये भी एक नोट है इसलिए 1 रुपया हो गया, ये भी एक नोट है इसलिए 5 रुपया हो गया, ये भी एक नोट है इसलिए 10 रुपया हो गया। जब हम एक मान रहे थे तो वास्तव में 16 आए थे, 16 बराबर 30 के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 30 नोट है, ये भी 30 नोट है, और ये भी 30 नोट है, तभी तो 300 रुपए होंगे, तभी तो 150 रुपए होंगे, तभी तो 30 होंगे। तो 30 30 30 तीनों प्रकार के 30-30 नोट हैं। इसका मतलब टोटल नोट कितने हैं? एक सवाल और लेता हूं, आप समझना थोड़ा सा अलग बनाकर। एक व्यक्ति के पास, ऐसा मैंने ले रखा होगा, ये देखिए 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं। कुल में क्या दे रखा है बेटा? सिक्के। कुल में रुपए नहीं दे रखा है, कुल में क्या दे रखा है? सिक्के। तो हमें सिक्के बनाना है। कुल में रुपए दे रखे होते तो हमें रुपए बनाना है। इसने कहा कि इसके पास में 20 पैसे के सिक्के कितने कितने के थे? 20 पैसे और 25 पैसे, यही सिक्के थे ना? ये दे रखा 20 पैसे और 25 पैसे के। कुल सिक्के कितने थे? यहां हमने लिख दिया कुल सिक्के थे 324, जिनको मिलाकर के रुपए कितने हो रहे हैं? 78 होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए 20 पैसे के सिक्के होते, हमें 1 रुपया बनाना होता तो हमें कितने सिक्के लेने पड़ते? 5। कितने लेने पड़ते बेटा? 5। 1 रुपये बनाने के लिए हमें यहां पर लेने पड़ते 5, और यहां पर कितने लेने पड़ते? 4। जब हम यहां 5 लेते और यहां 4 लेते तो हमारे टोटल सिक्के कितने होते? 9। हमारे सिक्के होते 9, लेकिन इसके सिक्के हैं 324। तो एक सिक्के का मान क्या हो गया? 9 × 27, बच गए 5, 9 × 6 = 54। एक सिक्के का मान आ गया 36। एक सिक्के का मान 36 आ गया तो 5 सिक्के का मान कितना आएगा?
30 पंजे 150 और 6 पंजे 30, 180, और इसका मान आएगा 144। यही आएगा। ये हमसे पूछ रहा है बताओ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी कितनी होगी बेटा, 144। ये हमसे पूछता 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर आता बेटा कितना, 180। ये कहता कि कौन से पैसे के सिक्के ज्यादा हैं, तो हम कहते 20 पैसे के सिक्के। कितने ज्यादा हैं, 36 सिक्के ज्यादा है। कितने ज्यादा है बेटा, 36 सिक्के ज्यादा है। तो बेटा ये ध्यान रखना, कुल सिक्के दे रखे हो तो कुल सिक्के करना है, और कुल रुपए दे रखे हो तो कुल रुपए करना है। एक बार चेक करना चाहें तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई इसके पैसे बना लें और इसके पैसे बना लें, तो कुल धन हमारा 78 के बराबर हो जाना चाहिए। 180 सिक्के हैं 20 पैसे के, 1 रुपए में 5 होते हैं, 5 का भाग दे दें, 5 तिये 15 और 5 छिकी 30, ये 36 रुपए हो गए। इसमें किसका भाग देंगे, 4 का, तो 4 तिये के 12, बच गए 2, 4 छिकी 24, 36 और 36 72 हो गए क्या, 4 तिये 12, 1 रुपए में 4 सिक्के हो रहे ना, 144 सिक्के में 4 तिये 12 और 4 छिकी 24, 36 और 36 72, कुल मिलाकर के 72 रुपए होंगे, 72 रुपए होंगे, 72। ठीक है, तो यहां पर आपसे सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 144। बात आ गई समझ में। इधर वाला क्रॉस करके देखेंगे तो सिक्कों के बराबर आ जाएगा, और इधर वाला क्रॉस करके देखेंगे तो रुपए के बराबर आ जाएगा। एक सवाल और ले लूं ऐसा ही, अब की बार दूध और पानी वाला सवाल ले लेता हूं। एक थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो रही होगी, लेकिन चूंकि जब अपन पूरा अनुपात समानुपात पढ़ते हैं तो 2-3 दिन की क्लास होती है, उसके पूरे बेसिक पे अपन बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे इन सिक्कों को कन्वर्ट करके पैसे बनाते हैं, कैसे पैसों को कन्वर्ट करके सिक्का बनाते हैं। लेकिन हाल ही में हम 1-2 सवाल पढ़ रहे हैं, केवल आपको ये मेथड्स ध्यान रखना है कि इधर सिक्के दे रखे हैं तो इधर भी सिक्के बना लेना, और इधर पैसे दे रखे हैं तो इधर भी पैसे बना लेना। बात ये ध्यान रखना। यहां पर एक छोटा सा सवाल में मिश्रण का ले रहा हूं, दूध और पानी के अनुपात वाला, कि भाई एक मिश्रण में, क्या नाम है आपका, अनु, अनु बहुत ज्यादा खुशी आपको आज है, मैं देख रहा हूं, है कुछ तो विशेष है, कुछ विशेष नहीं है। बोले गुरुजी अपने क्या, वैसे ही हंसते रहते हैं अपन, पीछे भी मुस्कुरा रही है वो, देख। अच्छा आप दोनों ही मुस्कुराते हैं, बाकी सब निराश रहते हैं। भाई सुनो इनसे, आप भी मुस्कुराया करो, है। एक भैया मैथ्स की क्लास में भी आते थे रीट में, वो पीछे बैठ के मुस्कुराते थे, और एक कविता दीदी आती थी, वो उधर बैठती थी, वो भी पूरे दिन हंसती रहती थी। तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा धन्य है आपके पतिदेव, जिनको पूरे दिन हंसने वाली पत्नी मिली, नहीं पत्नी तो गुस्से में रहती है ना। चलो हंसना भी एक जरूरी है, क्योंकि हंसने से माइंड बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 3:7 है। यदि कुल मिश्रण 40 लीटर है और दूध वाला उसमें 12 लीटर पानी और मिला दे, तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो अब मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या है, क्या है। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन इस बात पर। एक मिश्रण है, उसमें क्या क्या चीज ले रखा है इसने, दूध और पानी,
इधर लिख लेते हैं हम दूध और इधर लिख लेते हैं हम पानी। अनुपात क्या था? 3:7। ठीक है। आगे कहा यदि कुल मिश्रण 40 लीटर है, ये वास्तविक संख्या हमारी आ गई। कुल मिश्रण कितना है? 40 लीटर। बेटा समझना बात को, यहां कुल दे रखा हो तो हमें भी कुल करना है। यहां दूध दे रखा होता तो दूध के बराबर करते, यहां पानी दे रखा होता तो पानी के बराबर करते, ये दूध और पानी का डिफरेंस दे रखा होता तो हम यहां डिफरेंस करते। अनुपातों में वही काम करते हैं जो यहां वास्तविक में दे रखा होता है। यहां क्या दे रखा है तो हम अनुपातों का कुल करें, हमारा कितना हो गया? 10 बराबर है 40 के, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 4। एक अनुपात का मान 4 आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 तिये 12 और 4 सत्ते 28। उस मिश्रण में दूध तो होगा 12 लीटर और पानी होगा 28 लीटर। ये बात हम यहां तक पहुंच चुके हैं। पहली स्टेप यही होती है। यहां तक ही सवाल देता है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, कुल मिश्रण 40 लीटर है, तो बताओ उस मिश्रण में दूध कितना है? तो हम बता सकते हैं दूध 12 लीटर है। उस मिश्रण में पानी कितना है? क्या नाम है आपका? है गुलाब। नाम भी बड़ा प्यारा है, गुलाब। बहुत गहन चिंतन में खोए हुए थे। किसी की याद आ रही है क्या? नहीं आ रही? फिर शादी में गए दिखते थे कल? नौतरे में नहीं गए? सोए थे पूरी रात? बोला गुरुजी मैं सुबह 9 बजे तक सोता हूं। मैंने कहा गुलाब 9 बजे तक क्यों सोते हो? बोले गुरुजी आप जैसे लोग कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए, इसलिए मैं देर तक सोता हूं ताकि बड़े सपने आए। कहां सोच रहे थे एक्चुअली में बताओ, क्या सोच रहे थे? नहीं, सोच तो रहे थे, धूप में बिठा दिया, एक मास्टर आता है गंजे बाल वाला, सिर पका के चला जाता है घंटे, पता नहीं क्या होगा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई ना बेटा? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूध वाला उसमें कुछ न कुछ चीटिंग जरूर करता है। आगे सवाल आपसे यह कह दे कि उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल ले, आगे वो यूं कह दे कि 3 लीटर दूध डाल दे, आगे वो कह दे कि 10 लीटर पानी डाल दे। जो काम आगे वो करे वही काम हमें करना है। ये कह रहा है कि उसमें 12 लीटर पानी और मिला देता है। पहले ही पानी कितना था? 28। पहले ही पानी कितना था? 12 और मिला दिया। अब पानी कितना हो गया? 40। पानी मिलाने से दूध घटेगा क्या? नहीं, दूध तो वही रहेगा। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 52। टोटल मिश्रण कितना हो गया? 52। एक तो पूछ सकता है तो बताओ अब उसमें टोटल मिश्रण कितना होगा? तो 52। लेकिन हमसे पूछ रहा है अब मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या है? तो हमें पता है भाई अब दूध तो केवल 12 लीटर है और पानी कितना हो गया? 40। 28 में 12 और मिला दिया ना, कितना हो गया? 40। जब तक कट रहा है तब तक काट दो। किससे कट रहा है? 4 से। 4 तिये के 12 और 4 धाई के 40। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:10। बात आ गई? सवाल समझ में आ गया थोड़ा बहुत? हाँ, नहीं आया हो तो एक बार आप भी इस वीडियो को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं जो दूसरी सिचुएशन पे मैं बात कर रहा था, इसको देख लीजिए आप एक टेबुलेशन को। मैंने कहा अनुपात की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयु संबंधी के बारे में 2-3 सवालों की, जो मोस्टली ज्यादातर मैंने पिछली आपकी 2020 को भी देखा है, उससे पहले की भी बीएसटीसी को देखा है ना? तो उसमें सब में जब मैंने देखा तो आयु संबंधी का सवाल ज्यादा मुझे मिला, इसलिए आयु संबंधी पे अपन ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं आयु संबंधी के बारे में। आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, इसमें भी आपको 3 बातें याद रखनी है। आयु संबंधी जब कभी भी आयु संबंधी का सवाल बनता है बेटा, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें एक तरफ अनुपात दिया होता है, एक तरफ वास्तविक संख्या दी हुई होती है। तो नियम नंबर पहला यह कहता है कि आप ऐसा एक ड्रॉ बना लें, उस ड्रॉ में इधर रहती है अनुपात वाली संख्या, अनुपात वाली संख्या,
और इधर रहती है बेटा वास्तविक संख्या। ये नियम पहला है, अनुपात वाली संख्या को एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ किसको रख दे, वास्तविक संख्या को। ये नियम नंबर 1 हो गया, रखने का क्रम बना दिया है मैंने। दूसरा नियम कहता है कि दोनों संख्याएं समान समय की होनी चाहिए। समान समय की है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां जो दे रखा है, यहां ए की आयु दे रखी है तो ए के अनुपात के बराबर कर देना, बी की दे रखी है तो बी के बराबर कर देना, आयु का योग दे रखा है तो अनुपातों का योग कर देना, आयु का अंतर दे रखा है तो अनुपातों का अंतर कर देना। लेकिन दोनों संख्याएं समान समय की होना जरूरी है, यह दूसरा नियम है। और बोला माट साहब नहीं हो तो परिवर्तन केवल वास्तविक संख्या में करना है, इस संख्या में करना है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। 3 नियम एक बार रिपीट कर रहा हूं। नियम नंबर पहला, इधर वाले पोर्शन में अनुपात वाली संख्या आएंगी, इधर वाले पोर्शन में वास्तविक संख्या आएगी, ठीक है। दोनों संख्याएं समान समय की होना जरूरी है, इक्वल टाइम की, मतलब चाहे तो दोनों वर्तमान की हो सकती हैं, चाहे तो दोनों 3 साल पहले की हो सकती हैं, चाहे तो 6 साल बाद की हो सकती हैं, लेकिन दोनों बराबर टाइम की होनी चाहिए, ठीक है। यदि नहीं है दोनों तो हमें परिवर्तित करना है, और परिवर्तित करेंगे तो इसी संख्या में करेंगे, वास्तविक में इसमें छेड़खानी हमें नहीं करनी है, क्योंकि अनुपातों में कभी छेड़खानी हम नहीं कर सकते। एक सवाल देता हूं मैं, राम और सीता की आयु का अनुपात 3:7 है तथा दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है। अंतर क्या है? 16 वर्ष। दोबारा सवाल बोल रहा हूं, राम और सीता की आयु का अनुपात 3:7 है तथा उनकी आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो बताओ 5 साल बाद सीता की उम्र क्या होगी? तो बताओ 3 साल पहले राम कितने वर्ष का था? तो बताओ राम की 2 साल पहले आयु और सीता की 2 साल बाद की आयु का अनुपात क्या हो? आगे सवाल एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे मोड़ना चाहता है, ठीक है। जैसे ही हमने सवाल को देखा, सबसे पहले हम उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद नोट करेंगे। क्या बोला था इसने? राम और सीता की आयु का अनुपात 3:7 है। कब का अनुपात है भाई? ये वर्तमान का है, तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रेजेंट का है। दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है, कब? वर्तमान में, ये भी हमने लिख दिया वर्तमान में, ठीक है। अनुपात के सामने वाले वास्तविक संख्या रख दी, पहला नियम खत्म। दोनों संख्याएं समान समय की होनी चाहिए, बिल्कुल, ये भी प्रेजेंट किए, ये भी प्रेजेंट किए। नहीं होती तो तीसरे नियम पे जाते, अब तो काम यही खत्म हो गया। उसके बाद में हमें यहां देख लेना है यहां क्या दे रखा है, तो यहां भी क्या करेंगे? अंतर ही करेंगे। यहां योग दे रखा होता तो यहां योग करते, यहां गुणनफल दे रखा होता तो गुणनफल करते, ठीक है। इनका अंतर कितना हो जाएगा बेटा? अनुपातों का अंतर कितना हो गया? 4 अनुपात बराबर 16, तो 1 अनुपात का मान 4, 1 अनुपात का मान 4 तो 3 अनुपात का मान 12, 1 अनुपात का मान 4 तो 7 अनुपात का मान 8। वर्तमान में सीता की उम्र कितनी है? 28। वर्तमान में राम की उम्र कितनी है? 12। 2 साल पहले राम कितने का था? अभी 12 का है, तो 2 साल पहले 10 का होगा। 3 साल बाद सीता कितने की हो जाएगी? 31 की हो जाएगी। अभी 28 की है, तो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी? 31 की। 1 साल बाद राम की आयु और 1 साल पहले सीता की आयु का अनुपात क्या था? तो 1 साल बाद राम कितने का हो जाएगा? 13 का। 1 साल पहले सीता कितनी रही होगी? 27 का। तो ये अनुपात ऐसे हो जाएगा। उम्मीद है इस सवाल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक सवाल आप भी लिखिए और मैं भी लिखता हूं साथ साथ। लिखिए, x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। पांच वर्ष पहले
एक्स 3 वर्ष का था, तो 2 वर्ष बाद y की आयु क्या होगी? एक बात और समझ लीजिए, बेसिक सी बात है, वैसे समझाने वाली बात है नहीं। जो कार्य पहले घटित हो चुका है उसको पहले लिखना, जो कार्य बाद में घटित होगा उसको बाद में लिखना। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। प्रश्न को जब कभी भी आप पढ़ें तो तुरंत अंडरलाइन कर लेना कि यह घटनाक्रम पहले का, यह घटनाक्रम बाद का है। जैसे x तथा y की यहां पर दे रखी है वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:9। 5 वर्ष पहले एक दे रखा है, 5 वर्ष पहले। तो बताओ घटना पहले कौन सी घटित हुई थी? 5 साल पहले जो घटित हो गई वो। तो दो व्यक्ति हैं बेटा, एक तो है x और एक है y। इसने कह रखा है कि 5 साल पहले x 3 वर्ष का था। कब? 5 साल पहले। केवल x की बात बता रखी है कि 5 साल पहले x कितने वर्ष का था। बाबूजी मुझे बताओ, 5 साल पहले आप 3 साल के थे, अभी कितने के हो गए? 5 साल और बढ़ गए ना अभी आते आते। अरे 5 साल पहले आप 3 साल के थे, अभी 8 के हो गए। तो प्रेजेंट में इसकी उम्र कितनी हो गई होगी? 8 हो गई होगी ना। और ये कह रहा है कि उनकी प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना है? अब हमने इसको यहां लिख दिया, x और y है, इनकी प्रेजेंट आयु का अनुपात है वो है 4:9। और यहां पर हमें पता लग गया कि x की आयु 8 वर्ष है। x की आयु क्या है? 8 वर्ष। ये भी कब की है? वर्तमान की हमने निकाल ली। दोबारा बोलूं क्या क्या हुआ था? x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। 5 साल पहले x 3 वर्ष का था, जो काम पहले घटित हो गया उसको पहले लिख दिया। 5 साल पहले x कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। तो 5 साल पहले x 3 वर्ष का था, वर्तमान में कितने का हो गया? 8 का। यह बात हमारे समझ में आ गई। अब हमने लिख दिया कि यह भी वर्तमान का और यह भी वर्तमान का। तो यहां पर हमें क्या दे रखी है? x की आयु। तो अनुपात भी किसका लेंगे? 4 बराबर है 8 के। तो 1 का मान क्या आ गया? 1 का मान 2 आ गया। तो 9 का मान क्या आ जाएगा? 18। ये p प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये y की वर्तमान आयु आ गई 18। y वर्तमान में 18 है, तो ये कह रहा है 2 वर्ष बाद वायु कितने का हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। 2 वर्ष बाद y कितने का हो जाएगा बेटा? 20 का हो जाएगा। 2 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेता हूं। किसी लड़की का नाम बोल दो, बोल दो। प्रिया। आहा हा हा, आनंद आ गया। प्रिया व रौनक की आयु का अनुपात 5:9 है, तथा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद कर लेता हूं आपके सवाल में, तथा 5 वर्ष बाद रौनक 32 वर्ष का हो जाएगा। 32 वर्ष का हो जाएगा। तो प्रिया 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु की थी? प्रिया व रौनक की आयु का अनुपात 5:9 है। कब का अनुपात है भाई? ये पी यानी प्रिया, आर यानी रौनक,
और अनुपात है 5:9। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो तो अनुपात वर्तमान का माना जाता है। ठीक है, आगे इसने कहा कि 5 साल बाद रौनक 32 वर्ष का हो जाएगा। कब? 5 साल बाद रौनक 32 वर्ष का हो जाएगा। आप 5 साल बाद 32 वर्ष के हो जाएंगे तो अभी कितने के हैं? 5 कम कर दो, 27 के हैं। अभी 27 के हैं, तभी जाके तो 5 साल बाद में 32 के होंगे। 5 साल बाद रौनक 32 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब रौनक की वर्तमान आयु, रौनक की वर्तमान आयु कितनी है? 27 है या नहीं है? अब ये भी वर्तमान का, ये भी वर्तमान का। यहां क्या दे रखी है? रौनक की आयु। तो किसके बराबर करेंगे? रौनक के। 9 अनुपात बराबर है 27 के, तो 1 अनुपात का मान 3। 1 अनुपात का मान 3, तो प्रिया की वर्तमान आयु कितनी? 15। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रिया 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु की थी? प्रिया वर्तमान में 15 की है, तो 3 वर्ष पहले कितने की रही होगी? आंसर आएगा आपका 12 वर्ष की। उम्मीद है अब ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ चुकी होगी। एक आधी सवाल मैं यहां पर लेके आया हूं, उन पे अपन बात करते हैं। ये आया हुआ सवाल है एग्जाम से, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। अमर, अकबर और एंथनी की कुल उम्र 80 साल है। कुल का मतलब, जैसे इसने आपको कुल के लिए कहा, कुल का मतलब होता है बेटा वास्तविक आयु, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या कितनी है? 80। 80 में क्या दे रखी है? कुल उम्र। हमने लिख दिया कुल उम्र तीनों की कितनी है? 80। ठीक है, कब की है? वर्तमान। कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल पहले उनकी कुल उम्र क्या थी? आदमी कितने थे? 3। अमर, अकबर, एंथनी। ठीक है, वर्तमान में तीनों की उम्र कितनी है? 80। 3 साल पहले हम चलते हैं तो ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा, ये भी 3 साल छोटा होगा। इसका मतलब तीनों की 3 साल पहले जो उम्र थी 3-3 कम हो गई। 3-3 कम होगी तो तीनों के योग में से 9 घटा दो भाई। 3 इसका कम हो जाएगा, 3 इसका कम हो जाएगा, 3 इसका कम हो जाएगा 3 साल पहले जाने के लिए। तो 3-3-3 9 घटा दो तो क्या बच जाएगा? 3 साल पहले उनकी कुल उम्र क्या थी? पहले का देके बाद का पूछ लेता है, बाद का देके पहले का पूछ लेता है। इसी प्रकार के सवालों पर ये चर्चा करते हैं। चलिए अब हम कुछ सवाल लेते हैं मिश्र समानुपात के। मिश्र समानुपात में क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे मैं कहूं 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे कार्य करके 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को पूरा करते हैं, कार्य करके कार्य पूरा करते हैं, तो 10 आदमी 10 दिन में कितने घंटे कार्य करें कि कार्य समय पे पूरा हो जाए? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे काम के पूरा कर रहे हैं, तो 10 आदमी 10 दिन में 10 घंटे काम करके काम पूरा करेंगे, 10 पे टिक लगा दे। ले तो मेरे से पूछ रहे। जब कभी भी मिश्र समानुपात की हम बात करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको एक सिचुएशन ध्यान रखनी है, और वो सिचुएशन होती है बेटा MDH बटे WE बराबर MDH बटे W। M का मतलब होता है मैन, मैन का मतलब होता है आदमी, आदमी से यहां तात्पर्य रहेगा कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। जैसे आदमी की जगह कभी कभी यूं दे देगा कि 10 जहाज 10 घंटे रोज तैराकी करते हैं,
तो 20 नॉटिकल मील दूरी को पूरा करते हैं। तो वहां पर काम कौन कर रहा है? जहाज कर रहा है। तो एम को आप जहाज मान लेना। एम का मतलब मैन पावर, मैन पावर का मतलब काम करने वाला व्यक्ति। डी का मतलब डे यानी दिन, एच का मतलब आवर्स यानी घंटे का समय। सेम कंडीशन तो बताओ के बाद में यहां लग जाती है, एमडीएच बटे डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क यानी कितना कार्य है, और ई का मतलब इफिशियंसी यानी कितनी क्षमता है। ठीक है, सेम कंडीशन इधर आती है। अब हम सवाल करते हैं, 5 आदमी 5 दिन में 5 घंटे कार्य करके काम को पूरा करते हैं। एम कितना था? 5 आदमी। दिन कितना था? 5 दिन। आवर्स कितने थे? 5। और कार्य पूरा हो गया, मान लीजिए एक कार्य था उसको पूरा कर दिया। तो बताओ, तो बताते ही बराबर लगा देना। आदमी कितने हैं? 10। काम कितने दिन कर रहे हैं? 10 दिन। अब कितने आवर्स काम कर रहे हैं ये आपसे पूछ रहा है, मैंने एच लिख दिया आवर्स की जगह। वही काम पूरा हो जाना चाहिए, मतलब एक काम पूरा हो जाना चाहिए। आपस में जहां कट रहा है उसको काट दो, लेकिन बराबर में काटने का एक रूल होता है, ध्यान रखना उस बात को। एक होती है हमारी अंश बटे हर की संख्या, और इधर भी हमारी अंश बटे हर की संख्या। बीच में यदि चिन्ह गुणा का है तो आप कहीं से कहीं काट दो, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां हर से हर, अंश से अंश, कहीं भी काट दो। लेकिन बराबर के चिन्ह में यहां से यहां काट सकते हैं, यहां से यहां काट सकते हैं, यहां से यहां काट सकते हैं, यहां से यहां काट सकते हैं। डायगनली बराबर में नहीं कटता है कभी भी, ये बात आप ध्यान रखना। विकर्णते नहीं कटता है बराबर में कभी। छोटा सा नियम है काटने का, तीसरी क्लास में आ जाना चाहिए, लेकिन गड़बड़ रही कि गुरुजनों ने अब तक नहीं बताया, इसलिए नहीं आया। पानी की बोतल दे दो बेटा एक बार। बात समझ में आ गई? ये छोटे छोटे जो मैं नियम आपको बताता हूं ना, ये यहां सुनने के नहीं है भागवत कथा में। ये श्री राम जी की जगह जो आती है ना, जिसमें हम श्री राम जी लिखते हैं, वहां ये लिख लिया करो, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। वहां श्री राम जी बाद में लिखा करो, पहले पन्ने पे लिख दिया करो, वहां ये चीजें लिख लिया करो आप, काटने का एक नियम। चलिए, तो अब हम काटे। 5 से काटा 10 को कितनी बार कट गया? फिर 5 से काटा 10 को कितनी बार कट गया? फिर 5 से काटा, नहीं कटेगा। इसका मतलब आप अलर्ट तो हो यार। ये 5 एज इट इज है, और ये एच भी एज इट इज है। इससे आपके अलर्टनेस की परीक्षा हो गई है कि आप अलर्ट हो। अब कहीं कट रहा है क्या? देखो, ऊपर नीचे यहां नहीं कट रहा, ऊपर नीचे यहां नहीं कट रहा, नीचे नीचे नहीं कट रहा, ऊपर ऊपर नहीं कट रहा। ठीक है, अब इनको हम आपस में गुणा कर दें। 2 2 दूनी के 4, 4 पंजे के 20, आंसर आएगा 20 घंटे। और हमने क्या उत्तर किया था? 10 घंटे। उत्तर आया क्या? 20 घंटे। ये बात ध्यान रखना। नहीं, नींद तो किसी को नहीं आ रही, अलर्ट तो है सभी। बोला गुरु जी गर्मी का समय आ गया है, नींद तो आती भी है देखो, और ठंडा मौसम है, पंखे चल रहे हैं, आनंद की घड़ियां हैं, छाछ पी के आए हैं, टेंशन नहीं है हमारे, सो भी जाएंगे हम तो, क्या है? लिख लिया, चलें आगे। एक दो सवाल और समझ लेते हैं अपन इसके। सौ बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहों को मार देती हैं। हा हा हा। है गुणा, भाग जा रहा है, समझा? कहां पे गुणा? अरे यार, 2 गुणा 5, किसमें? भाई ये यहां से 1 बराबर 5 आएगा, ये कहना चाह रहे हो? ये 1 बराबर 4 आएगा, ये कहना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? हाँ,
हाँ अच्छा अच्छा, ये मैंने यहाँ 20 लिख दिया ना। हाँ तो ये रहेगा 4h बराबर, इधर है ये 5, h बराबर 5/4 घंटे आएंगे। बिल्कुल सही बात। ये 20 जो लिख दिया उसको एक बार आप करेक्शन कर लेना। काटने का जो नियम मैं बता रहा हूं एक बार दोबारा से ध्यान देना आप। यहां से यहां काट सकते हैं, मैंने आपको ये कहा था यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं, यहां काट सकते हैं और यहां काट सकते हैं। जो नहीं कटेंगी ना संख्या, मान लो कुछ इधर बचेंगी कुछ इधर बचेंगी तो बटे में आएंगी, और मान लो एक ही तरफ बचेंगी तो गुणा होकर के आ जाएंगे। एग्जैक्ट बात है। मैंने यहां 20 लिख दिया था 4 पंजे, इसको मैं इधर समझ चुका। ठीक है, हो जाती है करेक्शन, त्रुटियां कभी कभार। गणित पढ़ते पढ़ते हम जब लिखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं तो मेरा ध्यान इधर उधर रहता है ना, तो आप बोल दिया करो। जैसे कई बार हम घर पे भी गणित पढ़ते हैं तो क्या होता है, लिखना हम यहाँ पे चाह रहे हैं 3 और लिख दिया हमने क्या 2, और 4-5 बार सवाल कर लिया और सवाल का उत्तर आ रहा है गलत। फिर हम क्या करते हैं कि बाढ़ में जाने दे, ले रख देते हैं इसको। फिर पानी पी के वापस आते हैं, अरे बारे, करते हैं कि नहीं करते हैं। वही कंडीशन यहां मेरे से हो गई, तो आपने बोल दिया, टोक देना चाहिए, ऐसा कोई गुणा भाग ये बहुत छोटी बात है। लेकिन फिर भी मैं यदि गलत लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कि सर का मन या माइंड कहीं इधर उधर चल रहा होगा, तो गलत हो गया तो आप बोल दीजिए। सवाल ले रहे थे हम ये 100 बिल्लियां, एम कितना है बेटा 100, डी कितना है 100, मैं 100 चूहों को मार देती हैं, ये एच नहीं है, 100 घंटे में मार देती है, ये तो 100 एच हो जाता। 100 चूहों को मारने का कार्य है तो डब्लू में आएगा बटे 100, ये वर्क है उसका, 100 चूहों को मारना, इतना काम कर रही है। तो लगते ही बराबर, 4 बिल्लियां, एम कितना 4, कितने दिन में आपसे डी पूछ रही है, वर्क क्या करना है 4 चूहों को मारना है, ये 4। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ऊपर नीचे काट देना, ऊपर नीचे काट देना, अब कहीं कट ही नहीं रहा तो डी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 100। 1 मत कर देना, 4 मत कर देना, सबसे ज्यादा लोग इसको करते हैं। 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 बिल्ली 4 दिन में 4 चूहे मारेगी मट साहब, और ये मट साहब ये करूंगा मुंह, ये गलत है। ये एमडीएच का पैटर्न ही चलेगा, एमडीएच के पैटर्न में सही आंसर क्या आएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमने मिश्र समानुपात के कुछ प्रश्न देखे, आयु संबंधी कुछ प्रश्न देखे, अनुपात संबंधी कुछ प्रश्न देखे। कुछ प्रश्नों का जिक्र मैं और आपसे करूंगा, लेकिन वो करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी समय भी हो चुका है और कोई सवाल शायद हमारा बचा भी नहीं है। बचा है क्या कोई सवाल है बेटा? इनमें से कोई सवाल नहीं बचा है, ये हमने देख लिए हैं। कल 1 2 3 सवाल और इसके मैं ले लूंगा इसी के साथ में, और कल अपन पूरा पढ़ेंगे वेनारिक के बाद। उस वेनारिक से पहले एक 5 मिनट रुकना भाई, उस वेनारिक से पहले आप थोड़ी सी एक सिचुएशन समझ लीजिए एक सवाल के मार्फत। बेटा ध्यान देना इधर, जो मैं बात कर रहा था आपसे प्रतिशत की, इसको आप अच्छे से समझ लेना। यदि आप इसको समझ गए 100% उम्मीद करता हूं कि आपको वेनारिक पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा एक विद्यालय में 80% छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। ये मैं आपको प्रतिशत की बात समझा रहा हूं, अभी बेन आरेख पे आपको जाना ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि एक विद्यालय में 80% छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 60% छात्र कबड्डी खेलते हैं। और मैंने कह दिया मान लीजिए 50% छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, 50% छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो बताओ, एक सिचुएशन तो ये आती है, तो बताओ
कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल नहीं खेलते? इसको हम एक प्रैक्टिकल थ्योरी से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा सवाल इसी के इतर में यहां लूंगा आपसे सानिध्य करके। आप 3 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 प्रकार की खाने की चीज है मेरे पास में, एक चॉकलेट है और एक आइसक्रीम है। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा मेरे पास में टोटल विद्यार्थी हैं कितने? 3। एक अनु बैठी है, एक इसके पास में क्या नाम है, मनीष बैठा है, एक पीछे प्रीति, बहुत बढ़िया नाम है प्रीति। हाँ चलिए, मैंने कहा भाई मेरे पास में 2 चीजें खाने की, एक तो है चॉकलेट और एक है मान लीजिए आइसक्रीम। आइसक्रीम, ठीक है। मैंने कहा भाई चॉकलेट कितने लोग खाएंगे? तो इन दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया, मतलब अनु ने और इसका क्या नाम बताया था भैया? मनीष ने। ठीक है, और मैंने कहा आइसक्रीम कितने लोग खाएंगे? तो इसने कहा क्या नाम है? प्रीति। एक प्रीति ने और अनु ने दोबारा कह दिया कि मट साहब मुंह तो भूखड़ हूं, मैं तो कई चीज खा लू हूं, मैं भी खाऊं। ठीक है, आदमी कितने थे मेरे पास में? 3। अब इसको हम ड्रॉ में कैसे बनाएंगे, बस बात यही ध्यान रखनी होती है। ये हमारे पास में एक ड्रॉ हो गया, ये हमारे पास में दूसरा ड्रॉ हो गया। इस ड्रॉ में वो लोग बैठेंगे जो आइसक्रीम खाते हैं, इस ड्रॉ में वो लोग बैठेंगे जो चॉकलेट खाते हैं। ठीक है, बात को यहां समझ लेना बहुत अच्छे से। आइसक्रीम कितने लोग खाते हैं? 2। कौन कौन? प्रीति और अनु, अभी इन्होंने बताया। तो आइसक्रीम खाते हैं 2 लोग। और चॉकलेट कितने लोग खाते हैं? तो आप कहोगे ये भी 2 लोग खाते हैं। तो आदमी तो हमारे पास 4 हो गए, जबकि आदमी तो 3 ही थे। तो आप क्या कहोगे कि एक आदमी ऐसा है गुरुजी जो दोनों चीज खाता है, उस एक आदमी को मैं कहां बिठा दूं? यहां। अब हमारे पास आदमी हो गए 2 और 2 4 और 1 5, जबकि आदमी कितने थे? बात को बड़ी गूढ़ता से समझना। ये जो बीच में बैठा रहता है ना, ये बाबूजी, ये इधर भी गिन लिया जाता है, इधर भी गिन लिया जाता है। तो शुद्ध आदमी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? शुद्ध आदमी निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ करके इसमें से इसको घटा देते हैं। 2 और 2 4, 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास में आदमी आ जाएंगे शुद्ध कितने? 3। ये बात ध्यान रखना। और ऐसा ही यहां पे होता है। मैं आपको यहां पर बात करूं कि मेरे पास में ये खेल थे, 80% छात्र क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। 80% छात्र क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। मैंने इसको कर दिया बी। और ये मान लीजिए कर देता हूं के कबड्डी। कबड्डी कितने छात्र खेलते हैं? 60%। और 50% दोनों खेलते हैं, तो दोनों कितने यहां पर आएंगे? 50%। अब आप समझ जाना, ये 50% ऐसा है जो इसकी तरह है, अनु की तरह, जो इधर चॉकलेट भी खा रहा था और इधर आइसक्रीम भी लपक रहा था। वो ऐसे ही विद्यार्थी है जो यहां बैठे हैं। तो हमें शुद्ध विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 60 और 80 को जोड़ना पड़ेगा। 80 और 60 140। इस 140 में से 50 को घटा दो तो अब कहोगे आपके खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 90%। और टोटल मटेरियल 100% होता है, 90% खेलते हैं, इसका मतलब 10% छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल। इस बात को आप अच्छे से समझ जाए। बात आ गई समझ में? यहां पर भी हमने देखा 2 और 2 4, इन दोनों को जोड़ करके इसको हटा दें। ठीक है, बात आ गई समझ में? यही चीज होती है, ये थोड़ा रोटेट होगी, उसको हम आगे सवालों में ले लेंगे। तो कल वेन आरेख पढ़ने से पहले ये बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लेना कि हम किस प्रकार से इनको देखेंगे। ठीक है, ओके बाय।